नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राज और आप देख रहे हैं हाईवे 33। दोस्तों, आज की जो कहानी मैं बताने जा रहा हूं ना, ये कल की कहानी जिसका नाम है वह आधी रात वाली अजीबोगरीब नौकरी जो मुझे अमीर बनाने वाली थी, उसका पार्ट 2 है। इस कहानी का मुख्य जो नायक हैं, किरदार हैं, उनका नाम है नरेंद्र। नरेंद्र मध्य प्रदेश के रहने वाले। ये सिलसिला उनके साथ शुरू हुआ था साल 2007 में। अब पिछली कहानी में अगर आप नहीं गए हैं तो जरूर जाइएगा। जब तक वो पिछली कहानी आप सुनेंगे नहीं, तब तक इस कहानी का पूरा मजा नहीं आएगा। तो मैं आग्रह करूंगा कि अगर आप इस कहानी पर आ गए हैं तो जरूर सुनिए, लेकिन पिछली वाली कहानी जरूर अब उसमें जाइएगा, उसका भी आनंद जरूर लीजिएगा, बहुत आनंद आएगा। तो शुरुआत करते हैं आज की। दोस्तों, कहावत है ना, लालच बुरी बला। लालच हमेशा से बुरी तो होती है, एक तरह से बला भी है। अब जो लालच में इंसान फंस जाता है ना, अब विवेक उसका अब एक तरह से काम नहीं करता है। सोचने समझने की अब उसमें ताकत नहीं बचती है। बस यही उसको दिखता है कि अरे, इस काम में मुझे फायदा ही फायदा है, इस काम में मुझे फायदा है, लेकिन वो आने वाले नुकसान को देख नहीं पाता है कि अगर हम ये काम कर लेते हैं तो हमें तो फायदा मिलेगा, लेकिन उसके बाद क्या होगा? ये फायदा क्या हमेशा हमारे पास में रहेगा, या फिर हमारा कोई बड़ा नुकसान तो नहीं होने वाला? उस चीज को इंसान अब एक तरह से भूल जाता है, आंखें बंद कर लेता है और सोचता है कि पहले फायदा तो देखें क्या होने जा रहा है। ये जो कहानी है ना, नरेंद्र की है। ये सिलसिला नरेंद्र के साथ में 2007 में शुरू हुआ था, जब अपने आंगन में एक दातुन तोड़ रहे थे नीम के पेड़ से, और उनको लगा कि किसी अब कोई आत्मा या कोई प्रेत शक्ति या ना जाने कौन उनको उस पेड़ से धक्का दे दिया है, लेकिन बच गए थे। अब वो मिट्टी के ढेर पर गिरे थे, गीली मिट्टी थी, इसलिए ज़्यादा चोट तो नहीं लगी थी। लेकिन इसके बाद से जब रात में अब जब पूरा अंधेरा हो जाता था, डार्क अंधेरा, तब उनको आत्माएं दिखने लगी थी। आत्माएं देख करके वो डर चुके थे। अब उनके माता पिता को बोले तो माता पिता ने अब तंत्र मंत्र का सहारा लिया, तांत्रिकों से जाके मिले, लेकिन वो कोई फायदा नहीं हो रहा था। आखिरकार उनके जो पिता थे वो दूर शहर में, अब जहां नरेंद्र के फूफा जी रहते थे, उनका परिवार रहता था, वहां भेज दिए कि चलो वहां जाएगा तो शायद ये सब अब बच जाएगा। ये आत्माएं जो रात को दिखती अंधेरे में, अब वहां पर पीछा नहीं करेगी। लेकिन सिलसिला थमा नहीं। इसके बाद शहर में जाने के बाद भी ऐसा ही होता रहा। आखिरकार अब वहां पर भी उनके फूफा ज्योतिषी वगैरह, तांत्रिक वगैरह बाबाओं से मिलते रहे। अब एक तरह से नरेंद्र में एक अनोखी अब ऊर्जा आ चुकी थी, शक्ति जाग चुकी थी। तांत्रिक भी हैरान थे और वो कह रहे थे कि अरे, इस शक्ति से तो हम काम कर सकते हैं, फायदा ले सकते हैं, ये तो घबराने वाली कोई काम ही नहीं है। और आखिरकार नरेंद्र को एक तांत्रिक ने अब एक तरह से अब अपना जो लालच था अब दे चुका था कि नरेंद्र, मेरे साथ में काम करो और जो भी कमाई होगी आधा आधा बांटेंगे। और वो कमाई लाखों में हो रही थी। नरेंद्र पहली बार अब उस बाबा के साथ, तांत्रिक के साथ एक काम में गए थे। एक घर जो सेठ का था और उसमें अब भूतों का वास था, लोगों का कहना था। और उस जगह पर वो तांत्रिक बाबा ना जाने कितनी बार जाग करके झाड़ फूक लगा चुके थे, लेकिन बात नहीं बन रही थी। आखिरकार अब नरेंद्र को ले गए और नरेंद्र ने अब उस ऊपर वाली मंजिल में अब एक कोने वाला घर था, जहाँ जब उस घर में गए तब उनको एहसास हुआ कि अरे, यही है घर। इसके अंदर में एक जवान खूबसूरत अब एक आत्मा रहती थी, लड़की रहती थी, जो टूटी फूटी पलंग, मतलब पुराना पलंग पर अब उसका वास था, उसी में सोती थी। और वही घर अब उसके कब्जे में था।
और जो भी कोई नया मेहमान आता था उस घर में रुकने के लिए वो डराती थी, डरा के भगा देती थी। डर के कारण अब सेठ का परिवार उस घर में रुकता नहीं था। लेकिन नरेंद्र ने जब पहली बार उस लड़की को देखे, डर भी हुआ, विस्मय भी हुआ, आश्चर्य भी हुआ। लेकिन वो समझ गए थे कि मेरे पास में तो अब देखने की शक्ति आ गई है, आवाज भी सुन सकता हूं, तो कब तक डरना है। तांत्रिक बाबा ने समझाया था कि डरने की जरूरत नहीं है, जो काम करना है करो। अब पता लगाओ कि किस घर में वो लड़की रहती है, वो आत्मा रहती है। आखिरकार अब उस लड़की को समझाने पर राजी हो गए कि तुम इस घर को छोड़ के निकल जाओ, और कहें कि अगर तुम्हें बाद में कोई मदद चाहिए तो हम मदद दे सकते हैं, लेकिन इसके लिए मुझे तांत्रिक बाबा से बात करना था। लेकिन लड़की वो तांत्रिक बाबा के नाम से घबरा जाती थी। पहले भी वो तांत्रिक बाबा को देख चुकी थी। जब भी वो पूजा पाठ करने के लिए आते थे वो घर को छोड़ के भाग जाती थी। जब पूजा पाठ खत्म होता था ना, जब वहाँ शांत माहौल हो जाता था, तब अपने घर में आकर के रहने लगती थी। अब ये पिछली कहानी का थोड़ा सा अंश है। अब इसके बाद अब हुआ क्या नरेंद्र के साथ में, अब आगे की कहानी में चलते हैं। अब दोस्तों, नरेंद्र बड़ा खुश थे। अब तो उनके पास में बहुत सारा पैसा तांत्रिक बाबा ने दे दिया था। जो भी सेठ से लिए थे एक तरह से आधा आधा उन्होंने बांट लिया। अब इसमें तांत्रिक बाबा को भी अच्छा मुनाफा हुआ और नरेंद्र को भी हुआ। नरेंद्र अब तो पैसे वाले बन चुके थे। लाखों रुपया उनके पास में आ गया था। अब उनके जो फूफा जी थे जिनके घर में रहा करते थे वो भी खुश थे। सारा पैसा अपने फूफा जी को दे दिए कि फूफा जी ये संभालिए। लेकिन फूफा जी बड़ा ईमानदार व्यक्ति थे। वो कहने लगे नहीं नहीं नरेंद्र, ये मेरा पैसा नहीं है, ये तुम्हारा मेहनत का परिश्रम का फल है, मैं इसको भला अपने पास क्यों रखूंगा। नरेंद्र समझाते रहे, लेकिन फूफा जी एकदम मना कर दे, नहीं बेटा, इस पैसे को मैं अब अपने ऊपर जरा भी खर्च नहीं करूंगा, ये तुम्हारा पैसा है और तुम अपने पैसे को अपने घर जाकर दे आओ, अपने माँ बाप को दो, गरीबी में लोग जूझ रहे हैं, उनकी मदद हो जाएगी। आखिरकार नरेंद्र को समझ में आ गया और वो सारा पैसा लेकर के अपने गांव पहुंचे। जब अपने माता पिता को सब कुछ बताया ना, तो माँ बाप भी हैरान हो गए थे और वो तो सोचने लगे कि अरे ये जो शक्ति नरेंद्र में आई है, अब तो ये पैसा कमा के दे रही है, इससे तो हमें फायदा होगा। अब नरेंद्र के माँ बाप भी लालच में पड़ गए थे। नरेंद्र को जहां रोकना चाहिए था कि बेटा अब रुक जा, जो तूने कमा लिया वही मेरे लिए काफी है, लाखों रुपया कम नहीं होता है। लेकिन उनके मन भी लालच बढ़ चुकी थी। वो सोचने लगे कि नरेंद्र अब इससे ज्यादा और पैसा कमा के लाएगा। अब वो नरेंद्र को घर पर रुके नहीं। अब फिर नरेंद्र को वापस फूफा जी के पास भेज दिए कि जाओ और कुछ मेहनत करो, उस तांत्रिक बाबा के साथ में लगे रहो, तांत्रिक बाबा और नया नया काम देंगे। आखिरकार नरेंद्र अब फूफा जी के पास में आ गए थे। अब फिर उस तांत्रिक का इंतजार कर रहे थे, कब नया काम लेके आएगा, कब मैं अब दूसरा काम करूंगा जिसमें और भी ज्यादा पैसे मिलेंगे। 15 दिन गुजर चुके थे और नरेंद्र कभी कभी रात में सोते ना तो लाइट जला के सोते थे, क्योंकि जैसे ही अंधेरा करते ना, अब उनके आसपास में कुछ ऐसी चीजें, कुछ ऐसी आवाजें सुनाई देने लगती थी। अब उस घर में जो उनके फूफा जी थे और उनकी माँ का आत्मा भटकती थी, रहती थी। और फूफा जी ने बहुत कोशिश किया, पंडितों को बुला करके अब पूजा पाठ भी करवाया ताकि उनकी आत्मा को शांति मिल जाए। अब शांति मिली कि नहीं मिली अब नरेंद्र को पता नहीं था। लेकिन अब वो जब भी रात में सोते न अकेले उस कमरे में लाइट ऑन करके सोते थे, ताकि कोई आत्मा आकर के अब उनको परेशान न करे, ऐसी कोई चीज दिखाई न दे, ना कोई सुनाई दे। चैन से सोना चाहते थे। खैर उस रात भी बहुत चैन से सोए थे। लाइट जला दिया था, घर के पूरा परिवार अब चैन से सो रहा था और उनको भी नींद लग चुकी थी। और नींद लगने से पहले वो जो आत्मा लड़की थी जिसको उस घर से बेदखल किए थे, अब उसकी याद आ रही थी कि वो अब कहाँ होगी, किस जगह पर होगी, क्या उसको कोई नया घर मिल गया या फिर कहीं रोड पर भटक रही होगी।
अब इस तरह से अब मन में उनका चिंता था और उनको लगता भी था कि हमने पैसे के लिए एक पुण्य आत्मा को एक तरह से अब उसको बेघर कर दिया है। ऐसा करना नहीं चाहिए था। मन में एक ग्लानि का अब एक दर्द था, भाव था। लेकिन अब वो तो कर चुके थे, अब उनका तो एक तरह से पेशा बन चुका था। अब इस चीज को पीछे छोड़ नहीं सकते थे। यही सब सोचते सोचते कब आंख लग गई थी, आप गहरी नींद में चले गए थे। उनको जब एहसास हुआ कि कोई अब उनके पास में आकर के उस पलंग पर बैठ गया है और खुशबू भी आ रही है, एक भीनी भीनी खुशबू। और वो खुशबू उस घर में वो महसूस किए थे जो लड़की उस कमरे में रहती थी और जिसको घर से अब एक तरह से बेघर बना चुके थे। अब नींद में थे लेकिन खुशबू के एहसास हुआ तो नरेंद्र जाग गए। जैसे ही आंख खोलते हैं ना तो कमरे में तो अंधेरा अब फैला हुआ है, यानी बिजली चली गई है। हाँ, उस जगह पर खुशबू महसूस हो रहा है। जब अपने साइड में देखते हैं तो वही आत्मा लड़की अब उनकी चारपाई पर बैठी हुई है और एक तरह से नरेंद्र को देख रही है। जब उस लड़की को नरेंद्र देखते हैं ना तो चौंक जाते हैं, आश्चर्य में पड़ जाते हैं और घबरा भी जाते हैं। उठ करके बैठ के कहते हैं, आप यहां पर, आप इस घर में क्यों आई? आत्मा मुस्कुराती रहती है। नरेंद्र सवाल पर सवाल किए जा रहे हैं कि आप इस जगह पर क्यों आई, आपको तो इस जगह में आना नहीं चाहिए था। लड़की अब नरेंद्र की तरफ देख रही थी और नरेंद्र अब सवाल दोहरा रहे थे। नरेंद्र को लड़की अब बोलती है कि आखिर मैं जाऊं तो कहां जाऊं, मेरे पास कोई घर नहीं है, रहने के लिए शरण नहीं है, रोड पर मुझे कोई अब एक तरह से शरण नहीं मिलती। मैं कोई घर ढूंढने की कोशिश करती हूं तो वहां पर पहले से आत्माएं काबिज हैं और वो शक्तिशाली आत्माएं मुझे कहीं पर रुकने नहीं दे रही है। आप बताओ, मैं उस घर में बड़ा आराम से शांति से रहती थी, मुझे कोई डर ना कोई भय ना किसी प्रकार का चिंता था, लेकिन तुमने आकर के सारा खेल खराब कर दिया, मुझे उस घर से बेदखल कर दिया और वो भी लाखों रुपए के लिए। अब वो लड़की एक तरह से नरेंद्र को याद दिला रही थी कि तुमने पैसे लेकर के अब मुझे इस घर से बेदखल करके मुझे रोड पर खड़ा कर दिया था। अब नरेंद्र बताओ, मैं कहाँ जाऊं, कहाँ रुकूं, कहाँ पर आराम करूं, मेरा तो कोई घर ही नहीं है और मैं कहीं भी जाती हूं शक्तिशाली आत्माएं मुझे परेशान करती है, मैं कहीं रुक नहीं पाती। अब ये कह करके लड़की आंसू बहाने लगती है और जब नरेंद्र को समझ में आता है कि हाँ, लड़की जो बोल रही है बिल्कुल सत्य वचन है, ऐसा ही तो उन्होंने किया है तांत्रिक बाबा के कहने पर। अगर उसकी बात मान लेते तो लड़की घर से बेघर नहीं होती, लेकिन उनको पैसे भी नहीं मिलते, ये तो पैसे के लिए अब एक तरह से काम कर रहे थे। अब नरेंद्र के भाव बदल चुके थे। लड़की को अब एक तरह से सॉरी माफ कीजिएगा, गलती हो गई, आप बताइए मैं आपके लिए और क्या सेवा कर सकता हूं। मैं तांत्रिक बाबा से मिलता हूं, उनसे बात करता हूं कि आपको एक उचित घर का प्रबंध करें जहां पर कोई शक्तिशाली आत्मा आपको तंग न कर सके। वो लड़की घूर करके नरेंद्र को देखी और कहने लगी कि देखो, मैं कई बार मना कर चुकी हूं कि मुझे किसी तांत्रिक से मिलना नहीं है और ना मेरे बारे में आप किसी से बात करोगे। हाँ, अगर आपकी बस में है तो मुझे कोई ऐसा घर दिलाओ जिसमें मैं आसानी से रह सकूं और वहां पर पहले से कोई आत्मा ना रहती हो, और तब तो मैं चैन से रह सकती हूं। नरेंद्र सोच में पड़ गए कि ऐसा कैसे हो सकता है, अब कैसे मैं करूं। लेकिन वो आश्वासन दिए लड़की से कि देखो, मैं पूरा कोशिश करूंगा और मैं अब तांत्रिक बाबा से इस विषय पर बात नहीं करूंगा, जो कुछ होगा मैं अपने बल पर करूंगा और कोई ऐसा मकान ढूंढने की कोशिश करूंगा, ऐसी जगह ढूंढने की कोशिश करूंगा जहां पर पहले से कोई आत्मा ना रहती हो, ताकि आपको कोई परेशानी ना हो। नरेंद्र उस आत्मा को समझाते हैं कि अब आप जाइए, आप कुछ दिनों तक मुझे मोहलत दीजिए, आप फिर मुझसे मिलिएगा और तब तक मैं कोई ना कोई व्यवस्था कर दूंगा। लड़की अब नरेंद्र को एक टक देखती है और फिर कहती कि ठीक है,
और उसी वक्त बिजली आ जाती है। जो लाइट कटी हुई थी, रात को चली गई थी, अब जैसे ही बिजली का रोशनी उस घर में होती है, ट्यूबलाइट जलती है, लड़की फिर अब एक तरह से गायब हो चुकी है। नरेंद्र को लगा कि लड़की अब चली गई है, फिर आराम से अब लेट जाते हैं। सुबह अब अपना काम धाम करते हैं, फूफा जी के पास बैठते हैं, लेकिन तांत्रिक बाबा ना जाने कौन से काम में लगे हुए थे कि अभी तक दोबारा काम कोई लेके नहीं आए थे। अब नरेंद्र को तांत्रिक बाबा का इंतजार था, इधर लड़की के लिए कोई उचित स्थान भी ढूंढना था। अब ना तो इसके विषय में फूफा से बात करना था, ना तांत्रिक बाबा से बात करना था। आखिरकार अब उस विषय पर सोचते रहे कि मैं कैसे प्रबंध करूं, कहाँ अब उस लड़की के लिए कोई स्थान ढूंढूं। आखिरकार मन में संकल्प ले लिया कि चलो, मुझसे अब ये गलती तो हो चुकी है, उस लड़की को बेघर कर चुका हूं, तो स्थान देना तो मेरा काम है और मैं काम करूंगा। अब इस तरह से बाहर निकल कर के शाम के टाइम जब अंधेरा हो चुका था, वैसे ज़्यादा निकलते नहीं थे जब अंधेरा हो जाता था, लेकिन उस लड़की के चक्कर में अब खोजबीन करने के लिए निकल चुके थे। अब आसपास के जो खाली स्थान थे, अब वहाँ पर इधर उधर देखने लगे, लेकिन जहाँ तक उनकी निगाह जाती थी, कोई न कोई ऐसी जगह खाली दिखती नहीं थी। कोई न कोई आत्माएं अब उस जगह पर दिखाई देती थी। आखिरकार एक पार्क के अंदर अब आप पहुंचे थे। पार्क में भी ऐसा कुछ नजर आ रहा था, वहां पर भी आत्माएं जरूर दिखाई दे रही थी। अब क्या करें, अब कैसी जगह को तलाश करें, अब समझ में नहीं आ रहा था। अब हर तरफ देख लिया था, लेकिन उस आत्मा के लिए ठहरने के लिए अब कोई ऐसा स्थान नहीं मिल रहा था जो उस आत्मा को दिया जा सके। अब एक तरह से निराश थे, अब फिर उस पार्क से बाहर निकलने लगे। पार्क से बाहर निकल करके जब वो एक कुएं के पास से गुजरने लगे ना, और वहाँ पर जैसे एक धर्मशाला जैसा बना हुआ था, जब जो पहले ज़माने का होते थे, जो यात्रियों के लिए कुआं और धर्मशाला होता था, जहाँ पर गर्मी के टाइम में अब यात्री कुएं का मीठा पानी, ठंडा पानी भी पी सके और अपना थकान भी मिटा सके। अब ऐसे ही छोटा सा धर्मशाला उस जगह पर था, लेकिन वो अब टूटी फूटी हालत में था। जब उस जगह को देखे ना, तो उनको बड़ा हैरानी हुई, क्योंकि उस जगह पर उस धर्मशाला में जो टूटी फूटी हालत में था, लेकिन एक कमरा उसमें सही सा दिख रहा था। अब वो हिम्मत करके उस कमरे में गए, जिसका दरवाजा बिल्कुल सड़ चुका था, कभी भी गिर सकता था। अब उस कमरे में जाकर देखते हैं, लेकिन वहां पर कोई नहीं मिला। मतलब ये कमरा बिल्कुल खाली था। यहां पर उनकी नजर में ऐसी कोई आत्मा दिखाई नहीं दी, ना कोई शक्ति का वहां पास था। अब एक तरह से धर्मशाला बिल्कुल सही जगह लगा। आइए, फिर वो अपने घर की तरफ चल पड़े थे। अब उन्होंने पक्का मन बना लिया था कि लड़की दोबारा उनसे संपर्क करेगी ना, तो उसको वही जगह पर ले जाएंगे, और वो जगह अब उसकी लड़की के लिए बिल्कुल सेफ रहेगा। वहां पर कोई ऐसी आत्माएं उनको नजर नहीं आई थी। अब रात हो चुका था, फिर अपने बिस्तर पर लाइट जला करके सो चुके थे। आखिरकार रात को फिर वैसे ही सुगंध और वैसे ही हलचल उनके कमरे में हुई। अब एक तरह से नरेंद्र जी उठे तो फिर लाइट बंद हुई पड़ी थी। आज क्यों बंद हो गई? अब तो कल तो शायद बिजली चली गई थी। लेकिन जब कमरे में देखते हैं ना, तो वही सुगंध उनको महसूस होता है। अब पास में उन्हीं की चारपाई पर वो लड़की बैठी हुई नरेंद्र की तरफ देख रही है। अब सबसे पहले लाइट के स्विच पर देखते हैं, तो देखते हैं तो स्विच तो ऑफ किया हुआ है। मतलब आज बिजली नहीं गई थी। ये लड़की खुद आकर के कमरे की अब स्विच ऑफ कर दिया, ताकि अंधेरा हो जाए और नरेंद्र जगे तो उस लड़की को देख सके। अब उस लड़की को देख करके बड़ा आश्चर्य में डूब चुके थे। नरेंद्र कहने लगे कि आप इतना जल्दी आ गए? अब लड़की कहे कि मैं गई कहाँ थी, मैं तो इसी घर में अब शरण ले चुकी हूँ। मेरे पास में ऐसा कोई घर नहीं कि जहाँ मैं जा करके आराम कर सकूँ, चैन की सांस ले सकूँ। अब तो मैं इसी घर में हूँ, तुम्हारे साथ में ही हूँ।
मैं इस घर के छोड़कर गई ही नहीं तो आने का कोई मतलब ही नहीं होता। नरेंद्र जब उस लड़की की बात सुने ना तो घबरा गए थे और वो कहने लगे, अरे भाई ये मेरा घर नहीं है, ये मेरा फूफा जी का घर है। हाँ, ये फूफा जी कभी नहीं चाहेंगे कि कोई आत्मा लड़की आकर के उनके घर में रहे। नहीं नहीं, आप इस घर के छोड़ के जा सकती हो, मैं आपको रहने के लिए यहाँ पर इजाज़त नहीं दे सकता। लड़की कहने लगी, फिर मैं क्या करूँ? तब नरेंद्र कहने लगे, देखिए मैं शाम को अब एक जगह की तलाश किया हूँ और वो जगह आपके लिए बिल्कुल सही है। चलिए मैं आपको इसी वक्त लेकर के दिखाता हूँ। आप एक तरह से नरेंद्र अब उठ कर खड़े हुए। अब लड़की आश्चर्य से देख रही थी, नरेंद्र इतनी रात को कहाँ लेके जा रहे हैं। अब वो कहने लगे, छोड़िए ना, फिर कभी हम देख लेंगे, अभी तो मैं इसी घर में आराम कर रही हूँ और हमें कुछ दिन तक इसी घर में रुकने दीजिए। नरेंद्र कहने लगे, ना ना ना, मैं इस घर में मैं बिल्कुल रुकने नहीं दे सकता। चलो तुम मेरे साथ में, तुम्हें मैं वो जगह दिखाता हूँ। नरेंद्र अब उस लड़की को अब एक तरह से अब लेके चल पड़े थे। दरवाज़ा खोल करके मेन रोड पर आ चुके थे। अब फिर वहाँ से कुछ ही दूरी पर वो कुआं था जहाँ पर वो टूटा फूटा धर्मशाला था और उस जगह को दिखा दिए। कहने लगे कि देखिए इसमें एक कमरा साबुत है, दरवाजे जरूर टूटे फूटे हैं, सड़े हुए हैं, लेकिन उससे दरवाजे से क्या मतलब है, आप में तो आराम ही करना है। अब आपके लिए सही जगह है और यहाँ पर ऐसा कोई अब आत्मा भी नहीं दिखाई दे रहा, आपके लिए जगह बिल्कुल सही है। लड़की देखती है और फिर मन महसूस कर कहती है कि ठीक है, मैं यहाँ पर रुक जाऊंगी, अगर कोई मेरे पास में ऐसा खतरा नहीं आया तो। अगर खतरा आया तो मैं आपके घर पर दौड़ती चली आऊंगी। नरेंद्र समझाने लगे कि नहीं नहीं, आप मेरे घर पर आइएगा नहीं, ये मेरे फूफा जी को मंजूर नहीं होगा। अगर फूफा जी ने देख लिया, महसूस भी कर लिया ना, तो मुझ पर बहुत नाराज होंगे। अब नरेंद्र उस लड़की को उस धर्मशाला में छोड़कर चले आते हैं, लेकिन मन में अब एक तरह से अजीब सा लगता है कि मैंने बहुत बड़ा गलती की, ये काम मुझे करना ही नहीं चाहिए था। इस लड़की को, यानी इस आत्मा को अब मुझे उस घर से बेदखल करना नहीं चाहिए। आखिरकार अफसोस करते हुए अपने घर पर आ जाते हैं, आराम करते हैं। सुबह जब उठते हैं, अब नित्य कर्म से निपटते हैं, तभी फूफा जी की आवाज़ आता है, कहाँ है नरेंद्र, जल्दी आओ, तांत्रिक बाबा आ चुके हैं। अब नरेंद्र भागते हुए अब बैठक में पहुंचते हैं जहां पर तांत्रिक बाबा फूफा जी से बात करते हुए दिखाई देते हैं। अब नरेंद्र जाकर के पैर छूते हैं तांत्रिक बाबा के। तांत्रिक बाबा मुस्कुरा के कहते हैं कि नरेंद्र, एक काम आ गया है। काम थोड़ा कठिन है, लेकिन इसमें बहुत सारे पैसे मिलने वाले हैं। पहले से ज़्यादा कठिन काम है। ये काम मेरे लिए बिल्कुल नया है। अब तांत्रिक बाबा अब उस बारे में सब कुछ बताने लगते हैं। देखो नरेंद्र, ये जो काम है ना, दूसरे शहर में है। मैं उसी काम के चक्कर में अब उस जगह पर गया था, तभी इतना वक्त लग गया। अब वैसे तो मेरे पास में छोटे मोटे कई काम हैं, लेकिन इस काम में बहुत सारा पैसा है। नरेंद्र आश्चर्य में थे कि कैसा काम है बाबा, आप खुल के बताइए। तब तांत्रिक बाबा कहने लगे कि नरेंद्र, जैसे हम उस घर को आज़ाद करेंगे उस लड़की से, वैसा ही वो भी करें, लेकिन उसमें एक आत्माएं नहीं है, उसमें आत्माएं अब वहाँ पर बहुत सारी हैं। कहा जाए कि वो झुंड में है। इस काम में मुझे अब जिसका घर है वो काफ़ी पैसा दे रहा है, कैसे भी चाह रहा है कि उसका घर खाली हो जाए, वो आत्माओं का झुंड उस घर से निकल जाए। अब नरेंद्र पूछने लगे कि ऐसा झुंड में आत्माएं क्यों रहती है। तब तांत्रिक बाबा कहने लगे कि अपना एक परिवार का कुनबा होगा, वो कुनबा बना चुकी हैं और शायद अपने कुनबे में आराम से रहती हैं। अब हमें उस घर को अब चेक करना पड़ेगा, कहाँ उनका वास है। अब इसके लिए नरेंद्र तुम ही काम कर सकते हो। अब पूरा ठिकाना मिलने के बाद हम अब उस पर काम करेंगे। सुनो, वहाँ पर पहले भी बहुत सारा तंत्र मंत्र किया जा चुका है, बहुत सारा तांत्रिक आ चुके हैं, लेकिन कोई भी तांत्रिक उन आत्माओं को उस घर से भगा नहीं पाए।
उल्टा उनका नुकसान ही हुआ है। कई तांत्रिक अब वहाँ से अपनी जान बचा के भागे। तो काम थोड़ा रिस्की है नरेंद्र, देख लो, सोच लो, और देखो इस काम में हमें दोनों को बहुत सारा मुनाफा होने वाला है। अब लालच में नरेंद्र तो थे ही, लेकिन फूफा जी सारा बात सुन रहे थे और कहने लगे कि तांत्रिक बाबा, क्या ये नरेंद्र अब इतना बड़ा रिस्क ले पाएगा, इतना काम कर पाएगा जैसा आप बता रहे हो? अब तांत्रिक बाबा कहने लगे ये तो नरेंद्र के ऊपर निर्भर करता है। अब वो जिस जगह पर हमें दिखा दे कि हाँ उन आत्माओं का झुंड रहता है, तो मैं ज़रूर कोशिश करूँगा उन आत्माओं को वहाँ से भगा दूँ। इस काम में तो हमें लाखों रुपए मिल रहे हैं ना, डबल मिल रहे उस जगह से, तो क्या बुरा है। अब फूफा जो थे सोच में पड़ गए थे, भाई अब मैं क्या बोलूँ। अब वो इस पर ज़्यादा विशेष कोई टिप्पणी कर नहीं पाए। नरेंद्र तब तक सारा सोच समझ करके हाँ बोल चुके थे। कब चलना है बाबा? तांत्रिक बाबा से पूछने लगे। मन के अंदर अब लालच पैसे की आ चुकी थी। अब पैसा करारे कारे नोट दे करके एक तरह से अब दिमाग उसी में घूमता रहता था। अब कई दिनों से तो अब घर में खाली बैठे हुए थे, कोई काम नहीं था। जो भी पैसा कौड़ी था अब अपने परिवार को दे के आ गए थे। अब पैसे की लालच तो अब थी ही नरेंद्र को, लेकिन वो तांत्रिक बाबा कहने लगे कि देखो हमें निकलना जल्द है, लेकिन आज मैं अब ये काम तो नहीं कर पाऊंगा। आज मैं अपने स्थान पर जाऊंगा। मैं कई दिनों से अपने शहर से दूर हूँ। मैं भी आज रात को अब आराम करना चाहता हूँ और कल हम लोग सुबह सुबह निकलेंगे। यात्रा थोड़ी लंबी है और तुम भी अब एक तरह से आराम कर लो, आज पूरा दिन रात कर लो और इसके बाद सुबह मैं आ जाऊंगा तड़के और फिर हम दोनों जने निकल चलेंगे। अब इसके बाद तांत्रिक बाबा उस घर से विदा हो गए। और इसके बाद फूफा जी ने नरेंद्र को अब समझाना शुरू किया। नरेंद्र बेटा, ये काम तुम कर पाओगे? जो अब जैसे तांत्रिक बाबा बता रहे हैं कि वहाँ पर तंत्र मंत्र पहले भी हो चुका है, तांत्रिक वहाँ से भाग खड़े हुए हैं। तो मुझे तो लगता है कि बेटा वो कुनबा जो भूतों का है वो बहुत ज़्यादा शक्तिशाली है। मुझे तो कुछ अनहोनी सी लग रही बेटा, बाकी तुम्हारी मर्जी है। तब नरेंद्र पैसे के लालच में आ चुके थे और कहने लगे फूफा जी अब मुझे क्या करना है? मुझे तो बस उस घर की तलाश करना है, जगह की तलाश करना है, और बाकी काम तो तांत्रिक बाबा करेंगे। और वो तो हमारी सेफ्टी पहले चाहते हैं। अब नरेंद्र अपने फूफा को समझा चुके थे कि आप घबराइए मत, अब हम सुरक्षित हैं और हमें कोई नुकसान नहीं होगा। हम अपना काम करके सुरक्षित अपने इस घर पर आ जाएंगे। अब रात में जा कर के खाना पीना खाने के बाद नरेंद्र अब अपने उसी कमरे में लाइट वाइट बंद करके, तब तक रात का 10 बज चुका था। अब सुबह काम पर भी निकलना था। अब फिर वो लाइट जला करके, एक तरह से जो लाइट रोशनी जला कर रखते थे ट्यूबलाइट की, अब फिर अपने बिस्तर पर आ गिरे थे। नींद लग चुकी थी। अब फिर वही खुशबू का एहसास होता है। जैसे ही खुशबू उनकी नाक में पड़ती है ना, तो उनको अब मालूम हो जाता है कि वही आत्मा लड़की फिर उनके पास में आ गई। उठते हैं, आँख खोलते हैं तो अब एक तरह से कमरे में अंधेरा हुआ पड़ा है। मतलब आज भी वो लड़की लाइट बंद करके तब अब एक तरह से नरेंद्र के पास में आके बैठी है। नरेंद्र अब चौंक करके अंधेरे में उस लड़की को देखते हैं और कहते हैं कि अरे तुम्हें तो मैं उस घर पर छोड़ के आ गया था, तुम्हारा अब कुएं वाला घर पर धर्मशाला में, तो तुम मेरे पास में क्यों आई? वो लड़की कहने लगी कि जिस घर पर छोड़ के आए थे ना, वो घर खाली था ही नहीं, वहाँ तो एक पिशाच का वास है। आज जैसे ही पिशाच मुझे देखा, वो तो मुझ पर अब एक तरह से हमला बोल दिया था। मैं बुरी तरह से अब उस जगह से डर के भागी हूँ। फिर मैं इस घर में शरण ले लिया। अब मैं तुम्हारी बात सब कुछ नरेंद्र जो तांत्रिक बाबा से हुई थी सब मैंने सुना है। नरेंद्र, ये काम जो तांत्रिक बाबा ने बताया है, ये भूलकर भी अब मत करना। उस जगह पर तुम रात के टाइम बिल्कुल मत जाना, तुम्हारी जान का खतरा है। नरेंद्र चौंके कि तुम कब बात ये सुनी? तब लड़की मुस्कुरा के कहती है कि मैं तुम्हें दिखाई देती हूँ, बाकी लोगों को तो नज़र नहीं आती ना, तुम्हें भी नज़र आती हूँ सिर्फ अंधेरे में। तुम्हारे पास वो शक्ति है जिसे तुम देख सकते हो। वैसे तो मैं एक हवा हूँ, मेरा कोई अपना रूप ही नहीं है।
अब मैं तो हवा की तरह जहाँ मर्जी घूम सकती हूँ, जिससे चाहे मैं मिल सकती हूँ। कोई मुझे देख नहीं सकता, ना मुझे कोई महसूस कर सकता। तुम ही देख सकते हो। जब तुम बात कर रहे थे ना, तब मैं उसी जगह पर मौजूद थी और सब अपने कानों से सुना, अपनी आंखों से देखा। देखो नरेंद्र, उस जगह पर जाओगे ना तो तुम्हारी मौत निश्चित है। अगर तुम बच भी गए ना तो एक तरह से तुम अपाहिज हो जाओगे। अब फिर कभी जिंदगी में अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो पाओगे। वो लड़की नरेंद्र को सचेत कर रही थी। नरेंद्र अब उस लड़की को देख रहे थे, अब मन ही मन मुस्कुरा रहे थे। ये लड़की बार बार मेरे घर पर क्यों आ जाती है? अब वो घर खाली था, मैं उसको छोड़ के आ गया। जरूर इसका ड्रामा है। ये चाहती है कि मेरे साथ में रहे, ये मेरे पर डोरा डालना चाहती है, लेकिन मैं इसके चक्कर में कभी नहीं फंसूंगा। ना तो इसे अब बात करूंगा और मैं इसको अब दूर भगाने की कोशिश करूंगा। मन ही मन ना जाने कितना अब प्रोग्राम बना चुके थे। लड़की अभी भी नरेंद्र को समझा रही थी कि नरेंद्र, मैं उस जगह के जानती हूँ और वहाँ पर आत्माएं बहुत भयंकर है। अब सरल भाषा में कहा जाए ना कि अगर तुम उस जगह पर जाओगे ना तो तुम्हें अब लौटना, बच के लौटना बहुत ही मुश्किल है। अगर किसी हालत से तुम बच भी गए ना तो अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो पाओगे। अब मैं तुम्हें वहाँ जाना अब देना नहीं चाहती हूँ। नरेंद्र अब उस लड़की को तरफ देख रहे थे कि ये नया ड्रामा क्या कर रही है। कहने लगे मैं, अब नरेंद्र बताने लगे कि देखो, मेरे बीच में तुम बिल्कुल ना पड़ो। मुझे क्या करना है नहीं करना है तांत्रिक बाबा समझेंगे, और इसीलिए मैं तो अब शहर में आया हूँ। अब पैसा कमाना तो मेरा फर्ज भी है। अब एक मैं काम करना चाहता हूँ और तुम्हारे बहकाव में मैं बिल्कुल नहीं आऊँगा। लड़की बार बार समझाती है कि देखो नरेंद्र, अगर तुम ना चाहते हो मुझे, चलो अच्छी बात है। तुम मुझे अपने घर में शरण नहीं देना चाहते हो, वो भी अच्छी बात है, लेकिन तुम मेरी बात तो सुनो। तुम उस तांत्रिक बहकाव में उस घर में बिल्कुल मत जाना, और नहीं तो तुम बच नहीं पाओगे। बार बार लड़की अब एक तरह से नरेंद्र को समझा रही थी, लेकिन नरेंद्र के ऊपर अब लालच का पर्दा आंखों में आ चुका था। उनको तो करारे करारे नोट दिखाई दे रहे थे। कब नोट आएंगे और कब फिर अपने घर पर हम जाकर दे के आएंगे अपनी मम्मी पापा को। अब इसी धुन में सवार थे। वो लड़की सुबह 4 बजे तक एक तरह से नरेंद्र को समझाने की कोशिश करने लगी, लेकिन नरेंद्र को लगता था कि लड़की इन पर डोरा डाल रही है, और वो डोरा मैं एक तरह से अब उसमें पढ़ना नहीं चाहते थे, प्यार में पढ़ना नहीं चाहते थे। आखिरकार आखिरी बार लड़की समझा के गई कि नरेंद्र, अब तुम जा ही तो रहे हो। अगर जिंदा रहोगे तो फिर हम मिल पाएंगे, नहीं तो मुझे नहीं लगता है कि तुम उस जगह से जिंदा सही सलामत लौटोगे। अलविदा। इसके बाद वो लड़की अब उस घर से निकल जाती है, और उसके जाने के बाद नरेंद्र सोच में पड़ जाते हैं। क्यों ये लड़की ऐसा कर रही है? जरूर इस घर में रहना चाहती है, मेरा साथ चाहती है, लेकिन मैं अब एक तरह से आत्मा के साथ में कैसे रह सकता हूँ, जिसका कोई शरीर ना हो। मुझे इस चक्कर में पड़ना ही नहीं चाहिए। मुझे तो वही काम करना है जो तांत्रिक बाबा कहते हैं, और उसी काम में हमें सुरक्षा भी मिलती है। तांत्रिक बाबा हमारे साथ में होते हैं। अब सुबह हो जाती है। अब फिर नहा धो करके एक तरह से अब नरेंद्र रेडी हैं। अब तांत्रिक बाबा के इंतजार है कि कब आएंगे और कब वहाँ जाएंगे। समय आ चुका है। तांत्रिक बाबा टैक्सी लेकर के आ चुके हैं और कहते हैं कि नरेंद्र आओ, देर मत करो, हमें लंबा सफ़र अब तय करना है। हम देर रात तक उस जगह पर पहुँचेंगे। और वही होता है। सफ़र की शुरुआत अब नरेंद्र और तांत्रिक बाबा करने लगते हैं। जब उस नए शहर में पहुँचते हैं, अब फिर उस कोठी के पास पहुँचते हैं, जो कोठी देखने में तो पुरानी है, लेकिन जिस जगह पर थी वो अरबों की संपत्ति थी। कोई जो चाह रहा था कि इस कोठी को हम तोड़वा करके अब नए तरह का अब वहाँ पर घर बनाया जाए, बहुमंजिला मकान, और जिसकी लागत बहुत काफ़ी होगी। अब उसी चक्कर में उसका जो मालिक था अब उस घर को तोड़ना चाहता था, लेकिन वो तोड़ नहीं पाता था। उस घर में एक तरह से अब लोगों की नज़र में
अब कुनबे में आत्माएं रहती थी। और जो भी उस घर के तोड़ने की कोशिश करता था ना, अब उसके साथ में ऐसा कुछ अब हो जाता था, चोटिल हो जाता था, उसके पेट में दर्द हो जाता था, उल्टियाँ करने लगता था, मजदूर भाग जाते थे। और रात में तो किसी की हिम्मत नहीं होती थी कि उस जगह पर अकेले चला जाए। आखिरकार उस जगह पर नरेंद्र और तांत्रिक बाबा आ चुके थे। अब एक तरह से तांत्रिक बाबा नरेंद्र को समझा रहे थे कि देख नरेंद्र, यही वो कुटी है, और तुम्हें बस इस चीज़ को साबित करना है कि वास्तव में वो कितनी आत्माएं हैं और उनका ठिकाना अब कहाँ पर है। तुम मुझे सही सही बात बता दोगे तो मैं सब कुछ सही कर दूंगा। अब इसके बाद नरेंद्र अब तैयार हो चुके थे। रात के 10 बज चुका था और नरेंद्र जो भी अपनी तैयारी थी अब पूरी कर चुके थे। अपने पास में टॉर्च ले लिए थे और वो तांत्रिक बाबा अब उस गेट पर खड़े होकर के नरेंद्र को समझा रहे थे कि पहले तुम ऊपर से नीचे की तरफ आना, ऊपर पहले जाओ 3री मंजिल पर, वो 3 मंजिला मकान था, और ऊपर से चेक करते हुए तब तुम आखिरी नीचे आ जाना ताकि तुम्हें डबल मेहनत ना करना पड़े। अब नरेंद्र तांत्रिक बाबा के बात समझ चुके थे और एक तरह से उस जगह पर थोड़ा उनको अब भयभीत भी हो रहे थे, घबराहट भी हो रही थी कि ना जाने ये आत्माएं कैसी होंगी, ये अब जैसी वो लड़की थी वैसी होगी या फिर खूंखार आत्माएं होगी। अब डरे हुए अब एक एक सीढ़ियाँ चढ़ते हुए आखिरकार वो 3री मंजिल पहुंच जाते हैं। 3री मंजिल पर जाकर के टॉर्च को बंद कर देते हैं और फिर अंधेरे में देखने की कोशिश करने लगते हैं, लेकिन 3री मंजिल पूरी की पूरी उनको खाली दिखती है। कहीं पर कोई शोर नहीं, कोई ऐसा सबूत नहीं कि आत्माएं उस जगह पर हो। आखिरकार 2री मंजिल पर उतरते हैं। 2री मंजिल भी एक तरह से खाली खाली दिखती है, ना वहाँ कोई आत्मा का सबूत मिलता है ना कुछ होता है। आखिरकार ग्राउंड फ्लोर पर आ जाते हैं। ग्राउंड फ्लोर पर भी अब एक तरह से बहुत सारे कमरे हैं, 8-10 कमरे बने हुए थे, बड़े बड़े कमरे और छोटे भी कमरे। एक एक करके सारे कमरे में अब चले जाते हैं और जा कर के मुआयना करने लगते हैं, लेकिन अभी तक उनको ऐसा कोई सबूत मिला नहीं था। घंटा भर अब इस काम में उनको लग चुका था। रात को 11 बज चुका था और उधर तांत्रिक बाबा गेट पर खड़े हुए थे। वो इंतज़ार कर रहे थे कि कब अब एक तरह से नरेंद्र अब डिक्लेयर करें कि आत्माएं कौन सी घर में रहती हैं, उनका असली ठिकाना कहाँ पर है, और तब अपने तंत्र मंत्र का प्रयोग करके उन आत्माओं को अब एक तरह से बांध लेंगे। अब बांध करके उनको अब एक ऐसे स्थान पर छोड़ देंगे जहाँ से वो आत्माएं दोबारा इस घर में पहुँच न सके। सब कुछ उन्होंने प्रोग्राम बना रखा था। हाँ, नरेंद्र उधर हर एक कमरे का दरवाज़ा खोलते और फिर अपना टॉर्च बंद कर लेते, अंधेरे में देखने के प्रयास करते, लेकिन अभी तक एक भी आत्मा का दर्शन नहीं हुआ था। आखिरकार सारे कमरे तलाश होने के बाद अब एक बड़ा सा अब हॉल जैसा अब उनको दिखाई दिया, थोड़ा बड़ा ही था। और वो जब हॉल में पहुंचते हैं ना, तभी अंदर से बहुत सारी चमगादड़े उस हॉल से निकल करके अब नरेंद्र पर झपट्टा मारती है। अब नरेंद्र उन चमगादड़ों के शोर से और झपट्टा से जमीन पर गिर जाते हैं। अब एक तरह से भयभीत हो जाते हैं, डर जाते हैं, ये क्या भला है। जब वो देखना शुरू करते हैं ना अंधेरे में उन चमगादड़ों को, तो उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। वो चमगादड़े अब एक तरह से खूंखार रूप लिए हुए हैं। असली रूप अब एक तरह से अब नरेंद्र देखते हैं कि ये चमगादड़ ना होकर के ये तो बहुत सारी खूंखार आत्माएं हैं। और वो आत्माएं अब एक तरह से नरेंद्र को जब कमरे से निकलती ना, तो जैसे पंख से अब चोटिल करते हुए अब उनका इरादा है कि अब निकला जाए। फड़फड़ाते हुए पंख से चोट पहुंचाने की कोशिश करती हैं। आखिरकार वो 20-25 चमगादड़ें जो अंदर में थी अब पूरा का पूरा अब कमरे से बाहर निकल गई थी। उन चमगादड़ों को देख करके अब नरेंद्र खौफ में आ चुके थे कि हे भगवान, ये सारी की सारी उड़ने वाली आत्माएं हैं, ये चमगादड़ की रूप ले रखी हैं।
आप नरेंद्र कई पल तो जमीन पर गिरे हुए लंबी लंबी सांस लेते हैं और तभी उनको ख्याल आता है कि चलो हॉल के अंदर भी देख लेते हैं, क्या पता कोई और आत्माएं अंदर तो नहीं है। डर तो लग रहा है, लेकिन अपने आप को हिम्मत देते हैं और उठकर खड़ा हो जाते हैं। जब हॉल में आते हैं ना, तब पूरा हॉल का अब एक तरह से निगाह मारने लगते हैं अंधेरे में, लेकिन हॉल के अंदर में कोई आत्माएं उनको नजर नहीं आती है। और तभी जो दरवाजा था ना हॉल का, धड़ाम से बंद हो जाता है। जैसे ही दरवाजा बंद होता है, अब नरेंद्र को समझ में आ जाती है कि उनके साथ तो धोखा हुआ है। और इसके बाद उस कमरे में एक डरावनी हंसी गूंजने लगती है। जब हंसी की तरफ देखते हैं ना, तब एक लकड़ी की अलमारी, हंसी की आवाज पूरे हॉल में गूंज रहा है, बड़ा ही डरावनी हंसी। अब जो नरेंद्र है ना, वो खौफनाक हंसी सुन करके वो दहल जाते हैं। बड़ी ही भारी आवाज और वो हंसी थम नहीं रही थी। अलमारी अब एक तरह से खुल चुकी है और नरेंद्र जब देखते हैं ना, तो दहल जाते हैं। एक लंबी सी आकृति, अब वो 7-8 फुट के आसपास, अब एक नौजवान दिखाई देता है, जिसका चेहरा बहुत ही भयानक, बड़े बड़े उसकी आंखें, अब बड़े बड़े बाल। देखने में ही एक नज़र में देख करके अच्छा खासा इंसान उसका अब देख करके दहल जाए, ऐसा ही खौफनाक उसका चेहरा था। और वो हंसते हुए और भी ज़्यादा खतरनाक दिख रहा था। अब तो दरवाज़ा बंद हो चुका था। नरेंद्र समझ गए कि मैं एक जाल में फंस चुका हूँ, मुझे इस घर से जल्द निकलना होगा। दरवाजे पर भागते हैं, दरवाज़ा खोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन दरवाज़ा खोल नहीं पाते। और वो जो भी था, जो भी शक्ति थी, लगातार हंस रही थी। अब धीरे धीरे अब वो उनकी तरफ बढ़ रही थी। नरेंद्र दरवाजे के पास, दरवाजे पर जी जान से खोलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन खोल नहीं पा रहे थे। और तभी वो शक्ति जो देखने में भयानक थी, अब नरेंद्र के पास पहुंच जाती है। हंसी उसकी रुक जाती है। नरेंद्र को अब एकदम आमने सामने खड़ी, और नरेंद्र उसके सामने अब एक बौना जैसे दिखते हैं। वाकई में उसकी हाइट अच्छी खासी थी, चेहरा भी भयानक, अब बड़ा बड़ा सा अब चेहरा भी दिख रहा था, आंखें भी बड़ी बड़ी। और वो एकदम शांत हो जाता है, नरेंद्र की तरफ घूर के देखता है, जैसे आंखों से अंगारे बरस रहे हैं। और कहता है कि तुझे आत्माएं दिखती है, तू मुझे देख रहा है ना? नरेंद्र डर से कहते, हाँ मैं आपको देख रहा हूं। तब आत्माएं और वो गुस्सा हो जाती है। वो कहती है कि अब नहीं दिखेगा, अब तुझे कोई आत्मा, कोई भूत प्रेत, ऐसी चीज तुझे अब नजर ही नहीं आएगी, ना तो आंख रहेगी, ना तो कुछ देख पाएगा। अब एक तरह से नरेंद्र की आंखों में वो फूंक मारता है, बड़ी जोर से फूंक मारता है। नरेंद्र को एहसास होता है कि तेज आंधी का झोंका उनकी आंखों में अब आ चुका है, चोटिल अब उनकी आंखें हो चुकी हैं। मिर्च जैसा एहसास होता है कि उनकी आंखों में जैसे कोई मिर्च डाल दिया हो। अब इतनी तेज पीड़ा होती है नरेंद्र को, अब एक तरह से दर्द को संभाल नहीं पाते। तब वो नौजवान अब नरेंद्र को अपने बाहों में उठाता है, वो दरवाजा खोल करके नरेंद्र को जोर से धक्का देता है। सीधा इतना तेज टक्कर होता है, आप घसीटते हुए नरेंद्र, और जो मेन गेट का दरवाज़ा जहाँ पर तांत्रिक खड़ा इंतज़ार कर रहा था, अब उस जगह पर जा कर के गेट से टकराते हैं। अब फिर अब उनको होश नहीं है कि नरेंद्र अब किस दुनिया में है। अंधेरे में अब जैसे गुम हो चुके हैं। अब गेट पर खड़ा तांत्रिक देखता है कि ये क्या हुआ भाई, ये किसकी आवाज़ आई। दरवाजे के साथ तांत्रिक बाबा अब खड़े थे, और जैसे ही किसी टकराने की आवाज़ आती है, और वो भाग करके गेट खोल करके अंदर पहुंचते हैं, तो देखते हैं कि नरेंद्र घायल अवस्था में पड़ा हुआ, सर उसका फटा हुआ है, खून रिस रहा है, और एक तरह से अब ये जिंदा है या मर चुका है, कुछ कहा नहीं जा सकता। तांत्रिक बाबा घबरा जाते हैं, अपनी मंत्र शक्ति का प्रयोग करते हैं, लेकिन अब उससे कोई फायदा नहीं हुआ। अब जो तांत्रिक बाबा जो भी करना है, अब उनके पास समय कम बचता है।
तंत्र मंत्र का साथ छोड़ करके नरेंद्र को अपने कंधे पर उठाते हैं और दौड़ते हुए हम मेन रोड पर जो थोड़ी दूरी पर है अपन टैक्सी के पास पहुंचते हैं। टैक्सी वाला खड़ा अब उसी इंतज़ार कर रहा था। और जब टैक्सी के पास पहुंचते हैं अब कहते हैं कि फटाफट हॉस्पिटल लेके चलो। अब पास के हॉस्पिटल में पहुंचते हैं। अब फिर उनका इलाज होता है। सर में ज़्यादा नुकसान तो नहीं हुआ था। अब पट्टी उट्टी बांध करके अब डॉक्टर उन इंजेक्शन भी देता है और इसके बाद नरेंद्र को होश भी आ जाता है। लेकिन नरेंद्र जब आंखें खोलते हैं ना तो एकदम धुंधले धुंधले उनको नज़र आ रहा है। आंखों में जलन भी होती है, पूरा साफ उनको दिख नहीं पा रहा है। अब ये शिकायत करते हैं डॉक्टर से कि मुझे साफ दिखाई क्यों नहीं दे रहा है। डॉक्टर कहता है कि सर पर चोट लगा है ना, शायद इसी वजह से। अब फिर हमें चेक करना पड़ेगा। डॉक्टर दोबारा से अब एक तरह से चेकअप करता है और फिर कुछ दवाई लिख के देता है कि अपने आँखों में डालो और फिर अपने आप ये सही हो जाएगा, ऐसा कोई खतरा नहीं है। अब तांत्रिक बाबा घबरा गए हैं। अब फिर उस जगह पर रुकते नहीं, अब तो लेने के देने पड़ चुका है। अब अकेले में अब एक तरह से नरेंद्र से पूछते हैं कि बेटा हुआ क्या। नरेंद्र सब कुछ बता देते हैं कि बाबा ऐसे ऐसे घटना घटी। पहले तो चमगादड़े 20-25 उस कमरे से मुझे चोटिल करने की कोशिश किया। हाँ, मैं गिर चुका था, मैं डर चुका था, मैं वापस लौटना चाहता था, लेकिन ना जाने मेरे अंदर में क्या आया कि चलो हॉल में देख लेते हैं। अब फिर मैं देख करके आपको रिपोर्ट देना चाहता था और तभी वो दरवाज़ा बंद हो गया। अब फिर आगे की कहानी सब कुछ नरेंद्र ने बता दिया। अब तांत्रिक बाबा के समझ में आ गया था कि जिस शक्ति को उन्होंने अब समझा था कि आसानी से भगा देंगे, वो संभव नहीं है। यहाँ तो पहले भी बहुत सारे तांत्रिक थक चुके थे और कईयों को जैसे नरेंद्र को चोटिल हुआ था और वैसे उनके साथ भी हुआ था। आखिरकार नरेंद्र टैक्सी में अब एक तरह से पिछली सीट पर लेटे हुए थे और यही सोच रहे थे ये सब कैसे हो गया। और तभी उनको ध्यान आ चुका था कि अरे वो जो हमारे घर में आत्मा रहती है और उसने तो मुझे पहले ही चेताया था कि नरेंद्र तुम उस घर में बिल्कुल मत जाओ, वो तुम्हारे लिए अब वहाँ पर जैसे खतरा है। और सब कुछ बता दिया था कि देखो नरेंद्र, वहाँ पर तुम्हारे लिए खतरा इंतज़ार कर रहा है और तुम बच नहीं पाओगे। अगर बच भी गए तो एक तरह से तुम अपाहिज हो जाओगे, किसी काम के नहीं रहोगे। अब तो नरेंद्र को विश्वास हो चुका था वो लड़की पर कि आत्माएं ने सब कुछ सही बता दिया था, लेकिन मैं ही ऐसा था कि जो उस लड़की को विश्वास नहीं कर पाया। अब तो देर हो चुकी है। आखिरकार अब अपने शहर में नरेंद्र पहुंच जाते हैं। घर में पहुंचते हैं, तांत्रिक बाबा अब फूफा को सब कुछ बताते हैं तो फूफा एकदम घबरा जाते हैं। कहते हैं क्या ये अब देखना जैसे पहले देखता था, क्या ये देख भी पाएगा। और तब तांत्रिक बाबा कहते हैं कि हाँ, डॉक्टर ने बताया है, दवाई भी दिया है, लेकिन कहा है कि कुछ टाइम ज़रूर लगेगा। अब इसके बाद फूफा परेशान हो जाते हैं और नरेंद्र को माँ बाप को खबर करते हैं। और कुछ दिनों के बाद नरेंद्र के माँ बाप भी आ जाते हैं। अब फिर फूफा सब कुछ बताते हैं, नरेंद्र भी बताते हैं कि उनके साथ में क्या हुआ। अब फूफा समझाते भी हैं कि देखो आप लोगों को लालच नहीं करना चाहिए था, ये काम बड़ा जोखिम का है, हर इंसान ये काम को नहीं कर पाता है। मानता हूँ कि तुम्हारे बेटे के अंदर में वो ताकत आ गई थी, उसका फ़ायदा भी तुम्हें मिल चुका था, लाखों रुपए मिल चुका था, तो तुम्हें लालच नहीं करना चाहिए था। तुम अपने बेटे को गांव में ही रखते, उस पैसे से कुछ छोटा मोटा बिजनेस करवा देते, अब उसी पैसे से तुम आगे बढ़ सकते थे। लेकिन तुम्हारे अंदर में लालच आ चुकी थी और वही लालच नरेंद्र के अंदर में थी। मैं अब वो काम जो करने जा रहा था तभी मैं चिंता जाहिर किया था, लेकिन नरेंद्र उस चीज़ पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। अगर मेरी बात मान लेता ना तो ये आज दिन देखना नहीं पड़ता। आखिरकार नरेंद्र को माता पिता लेकर के गांव पहुँचे और वहाँ पहुँचने के बाद भी नरेंद्र के साथ में अब आत्माएं तो नज़र नहीं आती थी, लेकिन उनको साफ साफ दिखता भी नहीं था। बहुत परेशानी, धुंधला धुंधला, जैसे दिन के टाइम में भी अंधेरा हुआ हो। ये सिलसिला 3-4 महीने तक चलता रहा। जो दवाई थी वो डालते रहे
आप फिर अपने शहर में भी इलाज कराते रहे। बहुत सारा पैसा जो लाख रुपए मिले थे उनमें भी अब इलाज कराने में लग चुका था। और तब जाकर के नरेंद्र अब थोड़ा बहुत देखने के काबिल बने थे, लेकिन 100% नहीं। अब ऐसा क्या हुआ कि जो रात में आत्माएं दिखती थी नरेंद्र के साथ में, वो सब कुछ दिखना बंद हो गया था। ना जाने वो शक्ति अब कहाँ चली गई थी। मुझे तो यही लगता है कि नरेंद्र ने अब लालच ज़्यादा कर दिया था, उसके परिवार ने ज़्यादा कर दिया था। जो किस्मत में अब उनके साथ लिखा था वो वही हुआ। अगर वो लालच नहीं करते ना तो शायद नरेंद्र के साथ में ऐसा नहीं होता। और वो जो लड़की थी, आत्मा लड़की, नरेंद्र को लास्ट टाइम तक समझाई थी कि तुम इस काम को मत करो, नहीं तो तुम मारे जाओगे या फिर तुम अपाहिज बन जाओगे। और वही अब नरेंद्र के साथ में हुआ। वो मारे तो नहीं गए, लेकिन एक तरह से अपाहिज तो बन चुके थे आंखों से। जितना वो साफ देखा करते थे वो अब चीज़ उनमें नहीं रही थी। तो मैं तो यही कहूँगा कि लालच का फल हमेशा दुखदाई होता है, इनसे हमें दूर ही रहना चाहिए। तो दोस्तों, ये है आज की कहानी नरेंद्र की। और अगर आपके पास भी ऐसी कोई घटना है, कोई कहानी है जो आप मुझे बताना चाहते हो, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आप मुझे सेंड कर सकते हो, संपर्क कर सकते हो। और दोस्तों, अगर आप मेरे नए चैनल पर अभी तक नहीं गए हो राज की कहानियाँ में, तो उस चैनल पर जाओ, उस कहानियों को अभी आनंद उठाओ। उस चैनल का लिंक इसी वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अब फिर हम मिलते हैं कल दोस्तों एक नई कहानी के साथ में, इसी चैनल पर और इसी टाइम पर। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।